नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कोयला श्रमिकों के लिए दशहरा बोनस की घोषणा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तिरुपति लड्डू में मिलावट पर चिंता। बंडी संजय कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की सख्त कार्रवाई की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव, विनेश फोगाट की राजनीतिक में एंट्री से सियासी माहौल में हलचल। खिलाड़ियों की आवाज को महत्वपूर्ण बनाने का वादा। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में रोड शो, आपके बिना नहीं बनेगी किसी की सरकार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने त्योहारों के पहले कोयला श्रमिकों में खुशी बांटने के लिए संगारेनी SCCL के श्रमिकों को दशहरा बोनस की घोषणा की है। पिछले साल के मुनाफे से हर स्थानीय कर्मचारी को 1.90 लाख रुपए और ठेका श्रमिकों को 5,000 रुपए बोनस मिलेगा। सीएम ने श्रमिकों की कड़ी मेहनत और तेलंगाना आंदोलन में उनके योगदान की सराहना की। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कंपनी के मुनाफे और विस्तार योजना की जानकारी दी, जिसमें बताया कि SCCL ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,701 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। मीडिया मित्रुలకు నమస్కారం। ఈ పత్రికా సమావేశంలో సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్, సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించిన అధికారులు, సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించిన కార్మిక సంఘాల నాయకులు ఈ పత్రికా సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది। అత్యవసరంగా మంత్రివర్గ సమావేశానికంటే ముందే ఈ పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ప్రక్రియలో అగ్రభాగాన నిలబడి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్లింది సింగరేణి గని కార్మికులు। సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క శ్రమ, వాళ్ళ పోరాట పటిమ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అత్యంత క్రియాశీలకమైన ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించడం జరిగింది। అలాంటి సింగరేణి సంస్థ గత సంవత్సరం మొత్తం సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులు, వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళు పొందిన లాభాలు, దానికి సంబంధించి దసరా ముందు ఈ లాభాలలో వాళ్ళకు వాటాలను పంచడం ద్వారా సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సింగరేణి సంస్థ యాజమాన్యం వాళ్ళకు బోనస్ ప్రకటించాలన్న ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈరోజు మా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతిపాదన తీసుకొని రావడం జరిగింది। వారి ప్రతిపాదన మేరకు సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్ను ప్రకటించడానికి ఇక్కడ మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఆ ప్రాంత శాసనసభ్యులు అందరం కూడా ఈ పత్రికా సమావేశంలో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది। సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క శ్రమ, వాళ్ళ పోరాట పటిమ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అత్యంత క్రియాశీలకమైన ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించడం జరిగింది। అలాంటి సింగరేణి సంస్థ గత సంవత్సరం మొత్తం సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులు, వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళు పొందిన లాభాలు, దానికి సంబంధించి దసరా ముందు ఈ లాభాలలో వాళ్ళకు వాటాలను పంచడం ద్వారా సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సింగరేణి సంస్థ యాజమాన్యం వాళ్ళకు బోనస్ ప్రకటించాలన్న ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈరోజు మా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతిపాదన తీసుకొని రావడం జరిగింది।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने तिरुपति में पशु वसा और मछली के तेल से बने घी के उपयोग के कारण लड्डू प्रसाद में कथित मिलावट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ए चंद्रबाबू नायडू को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि इस खबर ने देश की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया है और सभी हिंदुओं की भावनाओं को गहरा आहत पहुंचा है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि इस मामले की तुरंत जांच करें और तिरुपति लड्डू के पवित्र और पारंपरिक स्वाद की रक्षा के लिए मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमेटी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है लोग, इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। ये मेरा विनती है। తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేది హిందువులందరికీ ఒక పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రము. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలు కాదు, ప్రపంచం నుంచి కూడా అనేక మంది విదేశీ భక్తులు వచ్చి స్వామివారి యొక్క శక్తిని గుర్తించి వాళ్ళ దర్శనానికి వస్తుంటారు. కోరిన కోరికలు తీర్చేటువంటి ఏడుకొండల వాడిని వారి యొక్క లడ్డును ఇలా అపవిత్రం చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గం. ఇది భక్తుల హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీయడమే. దీని ప్రధాన కారణము గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇలా బోర్డు టీటీడీ బోర్డు కమిటీ నియామకం సందర్భంలో కానీ, సభ్యులను నియమించే సందర్భంలో కానీ, ఉద్యోగస్తులను నియామకం చేసే సందర్భంలో ఇతర మతాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులను నియమించడం వల్ల ఇలాంటి అనర్థాల కారణమవుతున్నది. చాలా సందర్భాల్లో స్థానికమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కానీ, విశ్వ హిందూ పరిషత్ నాయకులు కానీ అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయాన్ని గత ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకొచ్చినా కూడా ఆ ప్రభుత్వము గుడ్డి ప్రభుత్వం, చెవిటి ప్రభుత్వం, కనీసం స్పందించేటువంటి ఆలోచన లేని మూర్ఖత్వ ప్రభుత్వం అది. చివరకు పవిత్రమైన లడ్డూని ఇలా దేశవ్యాప్తంగా తిరుమల ఏడుకొండల వాడి యొక్క లడ్డుకు ఎంత ప్రాధాన్యత, పవిత్రత ఉందో మరి ఆ ప్రభుత్వం గుర్తించలేదా? గుర్తించి హిందువుల మనవాళ్ళు కావాలని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసిందా? లడ్డూ ప్రసాదాన్ని అపవిత్రం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిందా? ఇది ఇంతకంటే సిగ్గుమాలిన చర్య ఇంకోటి కాదు. ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంత ప్రసిద్ధిగాంచిన దేవాలయాన్ని అపవిత్రం చేయడానికి ఆ ప్రభుత్వం ఇలా కంకణం కట్టుకున్నదంటే ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఏమనాలో అర్థం కావలేదు. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విచారణ జరపాలి, సీరియస్ గా విచారణ జరపాలి. దీనికి బాధ్యులైన వ్యక్తుల మీద కఠినాతి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ భక్తులందరూ కూడా ఇవాళ తలడిల్లిపోతా ఉన్నారు. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोवेंशन को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम एक नए खतरे के रूप में उभर रहा है, जिससे निपटने की आवश्यकता है। नित्यानंद ने ये भी बताया कि आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन इससे पूर्ण उन्मूलन की सुरक्षित करना आवश्यक है ताकि फिर से न उभर सके। उन्होंने कहा कि नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल को और मजबूत करने का समय आ गया है। इसी संकल्प के साथ 135 देशवासियों के साथ हम सबको मिलकर काम करना है। आज की पुलिस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना का अनुसरण करते हुए कर्तव्य, जनता के प्रति संवेदनशील, आधुनिक
दक्ष जनसेवा के लिए सदैव तत्पर, उत्तरदायी, विश्वसनीय, तकनीकी में प्रवीण एवं समग्र रूप से सुप्रक्षित हो रही है, जो देश में बहुत ही शुभ संकेत है। युवा अधिकारियों के रूप में आपको चुस्त, अनुकूलनशील और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी नई चुनौती बनकर उभरे हैं। आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद काफी हद तक कम किया जा चुका है। बचे शेष को भी समाप्त कर देना है तथा वह फिर से न उभर जाए, यह चुनौतियां आपके सामने होगी। इस परिदृश्य में युवा अधिकारियों के रूप में आपको चुस्त। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 3 विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोटी महिला विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चलकी आयलम्मा के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सुरवरम प्रताप रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में टेक्सटाइल एंड हैंडलूम यूनिवर्सिटी का नाम भी कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, जो तेलंगाना संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। విస్తృత స్థాయిలో సుమారు 3 గంటలు అనేక అంశాల మీద చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ రోజు జరిగిన అంశాలలో హైదరాబాద్లోని కోటిలో ఉన్న మహిళా యూనివర్సిటీ పేరును వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ యూనివర్సిటీగా మార్చాలని కేబినెట్ నిర్ణయించడం జరిగింది. అదే రకంగా పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ పేరును సోరవరం ప్రతాపరెడ్డి యూనివర్సిటీగా మార్చాలని కూడా కేబినెట్ సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. కొత్తగా రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ పేరును కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీగా మార్చాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఏడాది మొదటి సంవత్సరం 60 మంది విద్యార్థులతో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయటం కూడా జరిగిందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న పోలీస్ ఆరోగ్య భద్రత స్కీమ్ని ఎస్పీఎల్ కింద కూడా వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. తెలంగాణ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలోని మొనారాబాద్ మండలంలో మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్కుకి సుమారు 72 ఎకరాల భూమిని కూడా రెవెన్యూ శాఖ నుండి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి బదిలీ చేసే అంశాన్ని కూడా కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఖమ్మం జిల్లా ఎర్రుపాలెం మండలంలో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకి 58 ఎకరాల భూమిని రెవెన్యూ శాఖ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ శాఖకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. ములుగు జిల్లాలోని ఏటూరు నాగారంలో ఫైర్ స్టేషన్ కి సంబంధించిన 34 మంది సిబ్బందిని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా అనుమతి పొందిన 8 మెడికల్ కాలేజీలకు సంబంధించిన టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ కు సంబంధించిన స్టాఫ్ సుమారు 3000 పైచిలకు పోస్టులకి శాంక్షన్ ఇస్తూ అతి కొద్ది రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ కూడా పిలవాలని కేబినెట్ ఈ రోజు తీర్మానం చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటు కోస్గిలి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని, అకీంపేటలో ఒక జూనియర్ కాలేజీని కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. వీటన్నిటితో పాటు గౌరవ మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి శాఖకు సంబంధించిన ఎస్ఎల్బిసికి సంబంధించిన అంశం, అదే రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏదైతే 500 రూపాయలు సన్న రైస్ మీద క్వింటాలకి సబ్సిడీ ఇస్తాము అని చెప్పిందో ఈ రెండు సంబంధించిన
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों का घटिया भोजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गुरुवार को तेज हो गया, जब बॉयज हॉस्टल के प्रोवोस्ट मोहम्मद यूसुफ खान और यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर अब्दुल अजीम ने कथित तौर पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। छात्रों ने दावा किया है कि उनके पास इस दुर्व्यवहार का वीडियो सबूत है, जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने एक सप्ताह तक खराब भोजन की गुणवत्ता सहन की और उनकी बार बार की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ विरोध रात तक पूरे परिसर में फैल गया, जिससे प्रशासन को पुलिस और सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा। छात्रों ने आरोप लगाया कि यदि वह अपना विरोध खत्म नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार या एफआईआर की भी धमकी दी गई। प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्रोवोस्ट यूसुफ खान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन छात्रों ने बॉयज और गर्ल्स दोनों हॉस्टल के वार्डन को हटाने की मांग की है, जिन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। एक छात्र ने कहा, हॉस्टल प्रोवोस्ट का इस्तीफा केवल एक कदम है। हमें इस प्रतिकूल माहौल के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। विरोध तब और तेज हो गया जब 24 सितंबर को छात्र संघ चुनाव अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस अधिकारियों ने देर रात तक परिसर में मौजूद रहकर छात्रों को समझाने की कोशिश की कि यदि विरोध समाप्त नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से बातचीत करने से इनकार कर दिया, जबकि छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता शम्स तबरेज ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो वह सोमवार को फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बड़े पैमाने पर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तबरेज ने प्रशासन से अपील की है कि वह छात्रों की समस्याओं का ध्यान रखें और तत्काल समाधान करें, अन्यथा छात्रों का गुस्सा और भी बढ़ सकता है। उनकी मांगों में बेहतर भोजन की गुणवत्ता और तानाशाही जैसे रवैये के खिलाफ ठोस कार्रवाई शामिल है। छात्रों का यह आंदोलन प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर और भी तेज हो सकता है। मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में दोपहर से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट में मांग हो रही है कि यहाँ पे जो प्रोवोस्ट है और प्रोक्टर है उनको यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। बात दरअसल ये है कि दोपहर के वक्त में जब मेस के अंदर यहाँ के जो तलबा है खाना खाने के लिए गए तो उनके खाने के अंदर उन्हें कीड़ा मिला, जिसके बाद बच्चे बरहम हो गए और वो गुस्से से उस वक्त एहतजाज करने लगे और वहाँ पे प्रोवोस्ट को बुलाया गया। प्रोवोस्ट वहाँ पे आए और प्रोक्टर भी वहाँ पे आए और उनको स्टूडेंट के जाने से जो तालिब इल्म थे उन्होंने कहा कि आप ये खाना खाएं और बताएं आपको खाना कैसा लगा। जिसके बाद प्रोक्टर की जो ज़ुबान थी काफ़ी गंदी थी। उन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा, आप यहाँ पे खा रहे हो तो आप कीड़े के साथ ही खा लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सागौस के मरे हुए कीड़े को जब खा सकते हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं खा सकते। उन्होंने भी कई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो नाकाबिल कबूल है। उनके अल्फाज बच्चों को काफ़ी नागवार गुजरी, जिसके बाद बच्चों ने मिलकर प्रोटेस्ट शुरू किया और उन्होंने मांग करना शुरू किया कि यहाँ के जो प्रोवोस्ट हैं और प्रोक्टर हैं उनका इस्तीफ़ा लिया जाए। मगर सिर्फ प्रोवोस्ट का इस्तीफ़ा हो गया है, मगर जो प्रोक्टर है उनका अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने भूख हड़ताल का कहा गया है यहाँ पे, और वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पुलिस भी आई हुई है।
छोटे भाई भी और हमारे साथी और हमारे सीनियर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चों का, साथियों का राय भी आ रहा है कि जो है हम लोग 3 से 4 बात को लेकर अभी रजिस्ट्रार से मिलेंगे और उसमें बात होगी कि सबसे पहला जो है डॉक्टर माफ़ी मांगेंगे और उसमें लिख कर भी देंगे कि हम आइंदा से किसी भी बच्चे पर फाइन नहीं लगाएंगे और इस प्रोटेस्ट में जो भी लोग शामिल थे ना उन पर भी फाइन नहीं लगाएंगे और बिना वजह न किसी को इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे सारे बच्चों का पर जो है बुरा असर पड़े। ये चीज़ें हैं। तो ये बातें लगभग सारे, जब हमने बातें की बहुत सारे भाइयों से, तो उनका ये कहना है कि अगर ये बातें अगर हो रही है तो इंशाअल्लाह इस पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? जी 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 बिल्कुल। सभी लोग बोलिए, बोलिए आप भी। वो पॉलिसी कोई नहीं, देखिए अगर हम लोग कल रात में ले लेते तो आज इस कैंपस में जो सैकड़ों पुलिस खड़ी हुई है, फोर्स खड़ी हुई है, ये हम लोग के प्रोटेस्ट का ही नतीजा है। वो खौफ खाए, वो हम लोग के प्रोटेस्ट से डर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इलेक्शन हो के भाई मैं बात पूरा बोल रहा हूँ। और दूसरा बात, पहला पॉइंट ये ठीक है, वो लिखित तौर पे देंगे, माफीनामा देंगे लिखित तौर पे, और ये भी लिख के देना होगा उनको कि आइंदा मैं किसी बच्चों पर जुल्म नहीं करूंगा, मैं किसी तरह का फाइन लगाऊंगा और इस प्रोटेस्ट में जितने लोग। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान जारी है और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट की राजनीतिक में एंट्री ने माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है। वह जलाना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जोरदार प्रचार में जुटी हैं। विनेश फोगाट ने अपने समल तकोक से कहा है कि अगर वह उन्हें माहौल मिला तो वह ऐसी प्रणाली पेश करेंगे जहां खिलाड़ी खुद बैठकर नीति बनाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारियों के बजाय खिलाड़ियों की आवाज़ को अहमियत दी जाएगी, जो खेलों की दुनिया में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। कटारिया साहब हाथ हटाइए एक बार, हाथ हटा दो जी, हाथ हटा। अपना वोट देना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में बनवाई है, चौधरी उदयपाल जी के नेतृत्व में हमने अपनी कांग्रेस को सरकार बनवाना है। और जब उनका जब आपने ऊपर बैठ जाए की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, हमारी पार्टी ने कितना विकास हमारे हरियाणा में करवाया था। छत्तीस हुड्डा जी के भाईचारे का कितना सपोर्ट किया था, कितना साथ दिया था, हर वर्ग में हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। 10 साल हमने बीजेपी को मौका देके दे दिया। अपमान के अलावा हमारी बेइज्जती के अलावा हमारे सौ विभाग के परिवार को उन्होंने दिया, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी उनका आइडिया बदला है, इनका हर एक विभाग का, हर एक उद्योग का, जिससे आप लोग बुरे हो, बेटी लगे हो।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा का दौरा किया और यमुनानगर में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी वह आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी हरियाणा में राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 5 महीने जेल में रहा, झूठा फर्जी केस करके। सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। केजरीवाल जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। दोस्तों, पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा, जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। और अभी तक हरियाणा में क्या था? पार्टी इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया, इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है। इस बार ईमानदार पार्टी आई है। जब मैं जेल में था, इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की। इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए ये हमारा। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ के मेंढर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की सीमा पर शांति का कारण यह है कि पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सीमा पर एक गोली चलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है। शाह ने यह भी उल्लेख किया कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर सन्नाटा है और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित है। जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सत्ता में थे तब क्षेत्र में सीमा पर शीलिंग होती थी। ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया और आज कश्मीर का
30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनः विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ब्लॉक पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? जिला पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? कौन रोक रखा? ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी। इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उतारा। नरेंद्र मोदी ये पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं आज कहकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। भाई और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल पहाड़ घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मी। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का माहौल बना रही है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि बीजेपी हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल में यहाँ संख्या केवल 20 लाख करोड़ होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अब पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना चाहती है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी। और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही, ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहां से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे, उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं?
मैम पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। ठीक है मैम, नेशनल मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए उन्होंने वहां से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मैम पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कोयला श्रमिकों के लिए दशहरा बोनस की घोषणा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तिरुपति लड्डू में मिलावट पर चिंता, बंडी संजय कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की सख्त कार्रवाई की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव, विनेश फोगाट की राजनीतिक में एंट्री से सियासी माहौल में हलचल, खिलाड़ियों की आवाज को महत्वपूर्ण बनाने का वादा। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में रोड शो, आपके बिना नहीं बनेगी किसी की सरकार। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।